नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइसो कोस्ट लाइन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड MRTS के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में उसी चैप्टर का एक नया पार्ट जिसे रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं या उत्पत्ति के नियम हैं उनको डिस्कस करा था। अब बहुत से लोग हैं वो इन दोनों को सिमिलर मान लेते हैं, बट रियल में दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जो लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं वो एक फैक्टर को वेरिएबल मानते हैं, उसमें जो इंक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या चेंज आता है उस चीज को वो जस्टिफाई करते हैं। जबकि रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने का प्रतिफल है वो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्रोपोर्शनेट चेंज की वजह से आउटपुट में होने वाले चेंज को शो करता है। इसीलिए इसको पैमाने का प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। अब रिटर्न्स टू स्केल में आते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी कुछ अजम्पशंस थी, वैसे यहाँ पर भी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी कुछ अजम्पशंस आती है, यानी दीर्घ काल में जो उत्पादन फलन है उसकी क्या क्या मान्यताएं होती है। ऑलमोस्ट आपको सेम अजम्पशंस है वो देखने को मिलती है। जैसे आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी गिवन होती है, वहां पर भी ये अजम्पशन थी कि जो टेक्नोलॉजी आपको गिवन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी जो तकनीकी दी हुई होती है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, ये भी अज्यूम करा जाता है कि फर्म है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और यहाँ पर भी वही चीज एज इट इज अप्लाई होगी। वहां और यहाँ में एक डिफरेंस आता है, वहां पर किसी एक फैक्टर को वेरिएबल माना जाता था। लॉन्ग रन में ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी यहाँ पर उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनको परिवर्तनशील माना जाता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या इसे अजम्पशंस भी बोला जा सकता है। फिर उसके बाद में जो रियल में आता है वहां पर भी तीन टाइप के लॉज आप लोगों ने देखे थे, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर उसके बाद में वेरिएबल प्रोपोर्शंस का वाला पार्ट है उसको भी डिस्कस करा था। वैसे ही यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता है, यानी पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल क्या होते हैं। वहां की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर भी एज इट इज अप्लाई हो जाती है, यानी आप जिस प्रोपोर्शन में अपने इनपुट्स में इंक्रीज करते हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। अब इसमें और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है, वो माइनर सा डिफरेंस है। वहां पर एक फैक्टर को इंक्रीज करा जाता था, मींस एक फैक्टर को वेरिएबल माना जाता था, और रिटर्न्स टू स्केल में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको वेरिएबल माना जाता है। यानी आप एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है, या पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल उनको बोला जाता है। अब उसके डायग्राम और इसके डायग्राम में आपको डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। डायग्राम इसमें कुछ इस टाइप से बनेगा। उसमें भी एक साइड है वो आप मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्शन, इन सब चीजों को लेते थे। यहाँ पर ये चीजें नहीं आएंगी। एक साइड आपका मान लीजिए इस साइड में यूनिट्स ऑफ कैपिटल आपने लिया है और इस साइड में यूनिट्स ऑफ लेबर आपने लिया है। ये दोनों यहाँ पर क्यों आ रही है मैंने पहले ही बताया, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाते हैं, यानी इनमें आपको चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो ये आ जाती है इसके अंदर। फिर दूसरी बात है, उसमें आप लोग इस साइड में यूनिट्स ऑफ लेबर या एक फैक्टर की यूनिट्स लेते थे और दूसरी साइड में एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन है उसको शो करा जाता था। अब आपके डिफरेंट जो इसके अंदर गैप आता है उस गैप के बिहाफ पर यह डिसाइड करा जाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर इनके जो डिफरेंट आईपी
आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व के अंदर डिफरेंस है वो कम होता जाता है। इट मीन्स यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो अप्लाई हो रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए इनिशियल लेवल पर ये कोई एक आईपी है जो 100 यूनिट्स के लिए है। आप इसमें यूनिट्स शो करें या नहीं करें वो आपकी इच्छा है। फिर मान लीजिए ये सेकंड आईपी कर्व है, फिर ये थर्ड आईपी कर्व है और उसके बाद में मान लीजिए ये फोर्थ आईपी कर्व है और ये 100 यूनिट्स का है, ये मान लीजिए 200 यूनिट्स का है, ये 300 यूनिट्स का है एंड ये 400 यूनिट्स का है। अब इसमें इनके डिफरेंट पाथ्स हैं वो डिसाइड होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इनिशियली ये यूनिट्स हैं, मान लीजिए OL एंड OK यूनिट्स आप अप्लाई करते हैं लेबर एंड कैपिटल की, उससे पर्टिकुलर 100 यूनिट्स का आपको आउटपुट मिलता है। फिर सेकंड केस में आप जाते हैं तो वहां पर OL1 यूनिट लगाते हैं लेबर की एंड OK1 यूनिट लगाते हैं कैपिटल की, आउटपुट आता है 200 यूनिट्स। फिर थर्ड केस में जाते हैं तो मान लीजिए OK2 यूनिट्स लगाई जाती हैं कैपिटल की, OL2 यूनिट्स हैं वो लगाई जाती हैं लेबर की। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आप जाएंगे OK3 यूनिट्स लगाई जाती हैं कैपिटल की एंड OL2 यूनिट्स लगाई जाती हैं लेबर की। अब यहां से आपको डिफरेंस है वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इनिशियल लेवल पर आप इतनी यूनिट्स लगाते थे कैपिटल की एंड इतनी यूनिट्स लगाते थे लेबर की, उससे 100 यूनिट्स का आपको आउटपुट मिलता था। ठीक है, अब इनके आप डिफरेंट कोस्ट लाइन्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, हालांकि इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, फिर भी आप चाहें तो इस टाइप से इनकी कोस्ट लाइन से आइसो कोस्ट लाइन है वो बना सकते हैं। फिर सेकंड केस में पहले का इसका डिफरेंस इतना था, फिर इतना डिफरेंस आ रहा है। इट मींस सेकंड केस में आपने एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उससे कम यूनिट्स लगाई हैं लेकिन आउटपुट है वो 100 से जस्ट डबल हो जाता है। थर्ड केस में जाते हैं और भी कम यूनिट्स आपने लगाई हैं और लेबर की भी और कम यूनिट्स लगाई हैं, उसके बावजूद आउटपुट है वो 300 यूनिट्स आ जाता है। और फोर्थ केस में OK3 यानी इतनी सी यूनिट्स आपने लगाई है वो है कैपिटल की और L2 से L3 यूनिट्स लगाई है लेबर की, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो 400 का, यानी जिस प्रोपोर्शन में आप इनपुट्स को लगा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इट मींस वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो अप्लाई हो रहा है। आप इन डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला देते हैं। मान लीजिए ये E पॉइंट है, ये E1 है, ये E2 है एंड ये E3 है। इन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन निकलती है या पाथ निकलता है उसे एक्सपेंशन पाथ बोला जाता है। ये आपके एक टाइप से वृद्धि रेखा है कि किस टाइप से आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है और इनपुट्स है वो कितने लगा रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं उसको। ये जो डिफरेंट आईपी कर्व है, जैसे यहां से लेकर यहां तक सेकंड आया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इनके बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है। इट मींस वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो अप्लाई हो रहे हैं, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल वहां पर अप्लाई हो रहे हैं। और इसका सिंपल सा रीजन है कि आप अपने जो इनपुट्स हैं वो कम मात्रा में लगाते हैं और आउटपुट है वो आपको जस्ट डबल और उससे इंक्रीजिंग फॉर्म में देखने को मिलता है। पहले 100 था तब आपने इतना क्वांटिटी लगाया था लेबर एंड कैपिटल का, फिर आपने लेबर कम करा, कैपिटल भी कम करा, लेकिन आउटपुट जस्ट डबल हो गया। फिर आपने लेबर और कैपिटल दोनों और कम करे, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट है वो अगेन आपको सेम देखने को मिल रही है, हर बार 100 यूनिट्स है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर उसके बाद में इसमें आता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किसी भी फर्म को क्यों मिलता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है
causes for increasing returns to scale, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल हैं उसके क्या कारण होते हैं या क्या दशाएं होती हैं। जिसमें सबसे पहला आता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की अविभाज्यता। और ये सच्चाई है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई कंपनी है, उसके पास में कोई 4 हेक्टेयर का लैंड अवेलेबल है या प्लांट साइज है उसकी, और प्रेजेंटली कंपनी उसके 50% कैपेसिटी पर वर्क करती है। 4 हेक्टेयर का ये टोटल है, इट मींस 2 हेक्टेयर में कंपनी है वो काम कर रही है, और उस केस में आपका टोटल प्रोडक्शन है वो 1 लाख यूनिट्स का आता है। और मान लीजिए इस 4 हेक्टेयर्स की टोटल जो प्राइस आपने पे करी है वो 10 लाख रुपीस है, 10 लाख रुपए है। अब इस आउटपुट के अकॉर्डिंग आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? टोटल कॉस्ट आपकी 10 लाख है, उसको आप 1 लाख यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट ₹10 आपका एक्सपेंडिचर है वो तो प्लांट की कैपेसिटी पर ही आ जाता है, प्लांट पर आ जाता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए अब कंपनी ने ये डिसाइड करा कि रिमेनिंग 50% है उस पर भी काम स्टार्ट कर दिया जाए। तो जब 50% पे 1 लाख यूनिट्स होती थी, रिमेनिंग 50% है उस पर भी 1 लाख यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? 2 लाख यूनिट्स का। बट प्लांट 4 हेक्टेयर का आपने परचेज करा था, उसकी कॉस्ट है वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो 10 लाख की ही है। अब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 10 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो ₹5 पर यूनिट आपकी प्लांट कॉस्ट आएगी। और ये चीज खाली प्लांट पर ही अप्लाई नहीं होती है, मशीनरी पर भी अप्लाई होती है। बाय द वे आपकी लेबर बेकार बैठती है और उसे फुल टाइम आप यूज करते हैं तो उन पर भी ये चीज अप्लाई होती है। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड कराने लग जाती है, और इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं वो अप्लाई होते हैं। सेकंड आता है बल्क परचेजिंग, बड़ी मात्रा में खरीद। अब लॉन्ग टर्म में कंपनी आ जाती है, कंपनी को आइडिया होता है ऑलरेडी कि उसको कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपने निकाल ली, आप सपोज उसे बल्क में यानी एक साथ बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? आपको या तो क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा या कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर उसकी प्राइसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रिबेट या छूट है वो मिल जाती है। तो जब आप बल्क में कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है, ये भी इसका एक बड़ा रीजन होता है। फिर थर्ड आता है इसमें स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। जैसे एक किसी भी पर्सन को एक ही काम रोज करने को दिया जाए, चाहे वो क्लेरिकल वर्क हो, चाहे लेबर वर्क हो, चाहे सुपरविजन वर्क हो, चाहे मैनेजमेंट का वर्क हो, अगर वो रेगुलर बेसिस पे उस टास्क को परफॉर्म करता है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, यानी उसका उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसका विशिष्टीकरण हो जाता है, और उसका बेनिफिट है वो अल्टीमेटली फर्म को मिलता है। और लास्ट पॉइंट आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, आंतरिक और बाह्य बचतें। एक कंपनी होती है, इनिशियल लेवल पर जब वो इस्टेब्लिश होती है, बड़े सारे उसके खर्चे होते हैं, मैनेजमेंट का आपको आइडिया नहीं होता है, आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी करते रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर आपका पूरा डिसाइडेड होता है, लेबर एक्चुअल में कितनी रिक्वायर्ड है, लेबर है वो एफिशिएंट होती जाती है टाइम टू टाइम। तो उस केस में ये सारी आपकी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, यानी पैमाने की आंतरिक बचतें इनको बोला जाता है। और एक्सटर्नल की बात आती है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल है ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, तो उस केस में क्या होगा? आपके रिलेशन है वो एक्सटर्नल पार्टी, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर हो, चाहे लेबर सप्लायर हो, चाहे मशीनरी सप्लायर हो, चाहे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले लोग हों, चाहे मार्केट के साथ में आपके रिलेशन की बात करी जाए, इन सब चीज़ों में आप एफिशिएंट हो जाते हैं, आपके रिलेशन बढ़िया बनने लग जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ रिबेट्स हैं, छूट्स हैं, वो मिलती जाती है। छूट मिलती जाएगी तो डेफिनेटली वो आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मानी जाती है। तो ये इसके कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है वो अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।